नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। शुरुआत करते हैं कच्चे तेल से, क्योंकि यहां पर गिरावट बढ़ती जा रही है। पिछले साल जून में जो स्तर ब्रेंट क्रूड का था, उसी के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव पहुंच चुका है। तो करीब करीब 14 से 15 महीने के निचले स्तरों पर कच्चा तेल पहुंच चुका है। ओवर सप्लाई की स्थिति बन रही है और साथ ही डिमांड, दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी यूएस और चाइना, जहां पर लगातार कमजोर इकोनॉमिक नंबर्स आ रहे हैं, उसका दबाव यहां पर कच्चे तेल पर साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन तीसरी बड़ी इकोनॉमी में भारत, जहां पर सबसे ज्यादा कंजम्पशन होता है, यहां के लिए अच्छा है, क्योंकि हम 85% तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं। लेकिन चलिए, कच्चे तेल की आगे की चाल कब तक रहेगी, कब तक ये नरमी दिखेगी, नीचे भाव कहां जाएगा और कहां से रिकवरी की उम्मीद करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ आज 4 मेहमान हैं जो आज आपको मदद करने वाले हैं। मनोज जैन है, पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर है, हेड ऑफ कमोडिटी और करेंसी रिसर्च। कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च। प्रथमेश माल्या हैं, एवीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी, एंजल वन से। और साथ ही हमारे साथ नितिन केडिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं AIJGF के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नितिन जी, आपसे कच्चे तेल पर राय लेना चाह रहा हूं। क्या लग रहा है, आपकी एनालिसिस क्या है? आप नॉन एग्री मार्केट को अच्छे से ट्रैक करते हैं, क्या लग रहा है, किस तरह की चाल दिख रही है यहां से? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो 5800 5700 के लेवल्स हैं एमसीएक्स के ऊपर, यहाँ पे बॉटम आउट क्रूड हमें होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम कॉमेक्स ऑप्शंस की तरफ देखें तो फिलहाल $65 और $67 की पुट्स के ऊपर ओपन इंटरेस्ट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, जो ये बताता है कि जो पुट राइटर्स हैं वो 65 67 के लेवल को एक हायर सपोर्ट मान के चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडर्स जो है वो यहाँ पे क्रूड ऑयल में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 5800 का पुट ऑप्शन साथ में बाय करके। ओके, तो ये सलाह आपके तरफ से क्रूड पर है। आप बताइए मनोज जी, आपकी राय क्या बन रही है? कहां से खरीदारी करनी चाहिए? कच्चे तेल में कितनी गिरावट के बाद खरीदारी शुरू करनी चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो जिस तरह की न्यूज आ रही है, चाहे वो चाइना से हो या लीबिया से प्रोडक्शन रिज्यूम होने की हो या जो ओपेक प्लस की तरफ से उत्पादन बढ़ोतरी की हो, तो एक बार मार्केट ने डिस्काउंट किया है और कहीं ना कहीं $69 68 WTI जो है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है टेक्निकली भी चार्ट पे दिखता है। तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार कीमतें जो है सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी निचले स्तरों पर। तो शॉर्ट सेल की सलाह तो कतई नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि एक शॉर्ट कवरिंग जो है यहाँ से मौजूदा इस तरह से कीमतों में देखने को मिल सकती है। तो रणनीति के लिहाज से एमसीएक्स सितंबर वायदा 5,800 के स्तर पर जो है बाई किया जा सकता है। 5,720 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। हमारा मानना है कि 5,940 तक रिट्रेसमेंट जो है अगले 1 से 2 सेशन में यहाँ देखने को मिल सकता है। तो 5,800 के स्तर मिले तो बाइंग की जा सकती है। 5,800 का लेवल दिखे तब खरीदारी करें। यहां से एक टेक्निकल बाउंस बैक की उम्मीद आपको लग रही है। करंट लेवल पे ना खरीदे, थोड़ा और नीचे आने दे फिर खरीदे। और शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद मनोज जी को यहां से लग रही है, तो ये सलाह आपकी तरफ से आ रही है। चलिए, अब बात करते हैं गोल्ड की, क्योंकि कल एक अहम डेटा है, जॉब रिपोर्ट, जो यूएस के अगस्त महीने के आएंगे। इस पर पूरी दुनिया की नज़र है, क्योंकि फेड भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। उस आंकड़ों का काफ़ी असर होगा। एफओएमसी की जो बैठक है 17 और 18 सितंबर को, उसका असर भी, उस बैठक पर इस आंकड़े का भी असर दिख सकता है। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि चौथाई से आधे % तक की ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। नितिन जी, क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल आपको किस तरह की दिख रही है? क्या करना चाहिए जॉब रिपोर्ट से, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़ों से पहले, और उसके बाद क्या करें? देखिए, गोल्ड में ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी हमारा, हम बुलिश लेके चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि 20 तारीख तक, जब तक ये फेड की मीटिंग्स वगैरह खत्म होंगी, तब तक हमें एमसीएक्स में 72,800 से लेके 73,000 तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जहां तक कल नॉन फॉर्म पेरोल की बात है, तो अभी तक के जो डेटा आए, अगर उन डेटा को आप कोरिलेट करके देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट फ्लैट या एक्सपेक्टेशन के आसपास ये डेटा आएगा। तो हो सकता है मैं गोल्ड में एक बार निचले स्तरों पे 71,000 71,200 तक के लेवल्स मिल जाए, तो वहां पे हमें खरीदारी करके चलनी चाहिए और यहाँ पे पोजिशनल खरीदारी करके चलनी चाहिए। साथ ही जो हमारे ज्वेलर्स भाई है वो 71,200 या 71,000 के लेवल पे दिवाली के लिए जो स्टॉक बाय करना है उसको भी बाय करके चल सकते हैं। 200 के लेवल के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, ये सलाह नितिन केडिया जी के। मनोज जी, आप बताइए, गोल्ड पर आपकी राय क्या बन रही है? चांदी पर भी बताइएगा। गोल्ड में बिल्कुल मेरा भी इनलाइन व्यू है कि यहाँ पे जॉब डेटा के चलते थोड़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है।
लेकिन कॉमेक्स पे जो दिसंबर का वायदा हो $2464 एक स्ट्रॉन्ग जो है सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है टेक्निकली, और उसको होल्ड करता हुआ नजर आएगा। हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही, तो उसका सपोर्ट सोने की कीमतों में मिलता हुआ नजर आएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे डिप्स आते हैं 71,000 के आसपास के, तो वहां पे एक बार बाइंग की रणनीति बनाना चाहिए सोने में। 70,550 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 72,200 तक के लक्ष्य के लिए थोड़ा पोजिशनल व्यू रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो इंट्राडे में यहाँ पे वोलेटिलिटी जो है देखने को मिलेगी, लेकिन एक अच्छी गिरावट हम कीमतों में ऑलरेडी आते हुए देखे हैं, तो निचले स्तरों पर यहाँ भी जो है सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिख रहा है। थोड़ा डिप मिले दिन के सत्र में कहीं भी 83,350 के आसपास, तो बाय करना चाहिए 82,700 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 84,400 तक के स्तर फिर एक बार यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदारी की सलाह है, लेकिन आपको डिप पे खरीदना है। और गोल्ड तो करंट लेवल के आसपास भी मनोज जी को लगता है कि खरीद सकते हैं। नहीं, 70,500 पे, यहाँ से करीब करीब 1,000 रुपये नीचे आने पे खरीदने की सलाह मनोज जी की है। और इनको लगता है कि 72,200 तक टारगेट है, और 83,350 के आसपास का डिप मिले चांदी में, तो वहाँ पर खरीदने की सलाह 84,400 के टारगेट के लिए। कुणाल जी, आप बताइए आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर में? मेरा व्यू भी तेजी का ही है। जो करेक्शन, एक प्रॉफिट टेकिंग करेक्शन जो आना था वो आया है अभी। $2,600 के ऊपर फिलहाल नहीं लग रहा है। $2,600 पे होल्ड करना चाहिए कॉमेक्स, जो भी तकरीबन 2525 या $30 के आसपास चल रहा है। ऊपर में 2580 2590 के आसपास एक बार गोल्ड जाएगा बिफोर फेड कटिंग द रेट्स। और आज और कल में ट्रेडिंग के लिहाज से भी बाय कर सकते हैं। द लाइक्लीहुड ऑफ गोल्ड गोइंग अप इज वेरी हाई। मतलब तेजी की संभावना सभी एक्सपर्ट्स को लग रही है, और 71,200 पे नितिन जी भी को भी लग रहा था कि वहां पे खरीदे। मनोज जी ने 72,200 का टारगेट दिया है, और कुणाल जी को लगता है कि पोजिशनली भी, इंट्राडे के लिए भी और आगे के लिए भी, लंबी अवधि के लिए आपको गोल्ड खरीदना चाहिए। कुणाल जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है? चांदी पे भी मेरा व्यू ओवरऑल बाइंग का ही है। यहाँ से जो प्रेजेंट भाव चल रहे हैं 83,000 के आसपास, 83,800 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। 85,500 600 के टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने मिल सकते हैं। ओके, प्रथमेश जी, आपको कैसा दिख रहा है मार्केट? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर में, क्या कॉल दे रहे हैं? ऊपर थोड़ा सा रैली आया तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए 71,650 के करीब बेचना चाहिए। अक्टूबर वायदा 71,730 का स्टॉप रखना चाहिए। टारगेट 71,450 के लिए रहेंगे। ओके, आपको ये आज के लिए सिर्फ कॉल है प्रथमेश जी? आज के लिए जस्ट आज का कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है इसको, और प्योर स्टिक स्टॉप लॉस के साथ ही इसको ट्रेड करना है। ओके, तो थोड़ी कॉन्ट्रा कॉल है यहाँ पर, बेचने की सलाह, इसे कैरी नहीं करना है, आज ही काट कर जाए। एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस तीनों आप जरूर नोट कर ले गोल्ड और सिल्वर में। प्रथमेश जी की अलग कॉल यहाँ पर आ रही है। चलिए, अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं, वो हम करते हैं बीएसई पे सिल्वर और गोल्ड के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। हालांकि और भी कई सारे कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का रिस्पांस अभी तक नहीं मिल रहा है। एनएससी के पास भी पूरा बुके नॉन एग्री का तैयार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर भी उस तरह का ऑप्शंस नहीं है। नितिन जी, क्या हो रहा है? ये इस तरह के कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट बाकी एक्सचेंजेस पे नहीं चल पा रहे हैं, जितने भी नॉन एग्री है पूरी तरह से एमसीएक्स पर ही ड्राइव हो रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है इन बाकी एक्सचेंजों को? विश्वमोहन जी, देखिए, वर्ल्ड वाइड एक सिनेरियो रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर एक्सचेंज में चल जाता है, उसको दूसरे एक्सचेंज में लाने के लिए काफी इनोवेशंस लगते हैं, और इंडस्ट्री की डिमांड या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी डिमांड को वो एक्सचेंज कितना एकोमोडेट कर पा रहा है वो देखना होता है। तो इंडिया में मैं किसी एक्सचेंज का नाम नहीं लूंगा, पर अभी तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च होते थे वो सभी क्या होते थे, एमसीएक्स के रेप्लिका होते थे। तो एक ट्रेडर के दिमाग में होता था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑनगोइंग है मैं उस पर ट्रेड क्यों ना करूं, मैं नए ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों जाऊं। लेकिन जो बीएसई ने नए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किए हैं, और खासकर जो चांदी में किया है, उसकी यूएसपी ये है कि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट, और एज अ इंडस्ट्री हमारी डिमांड चल रही थी एक्सचेंजेस के साथ में कि शॉर्टर ड्यूरेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लाए जाए। और खासकर चांदी की जो है वो ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि चांदी में अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने के अंदर जो वोलेटिलिटी है वो काफी बढ़ गई थी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी बात सुनी, और बात सुनने के बाद वो ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एआईजेजीएफ की डिमांड पर लेके आए। ओके, तो मंथली कॉन्ट्रैक्ट आप चाह रहे हैं, और भी शॉर्ट ड्यूरेशन की कॉन्ट्रैक्ट आप गोल्ड वगैरह में भी डिमांड कर रहे हैं, ताकि बाय मंथली कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, विश्वमन जी, जितना छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका आराम ये होता है कि जो उसका थीटा होता है, यानी पर डे डिके जो होता है ऑप्शन प्रीमियम का, वो ज्यादा होता है।
तो उस लिहाज से अगर मान लीजिए एज अ ज्वेलर या एज अ बुलियन डीलर मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मैं कॉल राइटिंग जो है वो आराम से कर सकता हूँ। सेकंड क्या है कि अगर मुझे हेजिंग करनी है तो उसका प्रीमियम भी कम होता है, तो मेरी जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत कम लगती है। तो हमारा मतलब डिमांड रहा है एक्सचेंजेस के साथ में कि जैसे इक्विटीज में शॉर्टर ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं, वैसे ही कमोडिटीज के अंदर भी जो है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट साइज के ही पर आप क्या कहेंगे, क्या मिनी और माइक्रो के लिए भी ऑप्शन जरूरी है बाकी प्लेटफॉर्म पर भी? बिल्कुल बिल्कुल विश्वनाथ जी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हिट हो जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, और बीएसई ने जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को बनाया है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये इसको इसको सक्सेस होने में कोई दो राय नहीं है। तो अगर ये एक बार हो जाता है तो मिनी और माइक्रो में अगर ये ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट आते हैं तो जो हमारे 25,000 छोटे छोटे ज्वेलर्स मेंबर हैं उसमें से हम 60-70% पार्टिसिपेशन जो है वो एक्सचेंजेस के अंदर ला पाएंगे, और एक सिस्टम के अंदर जो रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो सकेगा। ओके, शुक्रिया नीतीश जी, आपने वक्त दिया और अहम मुद्दे पर अपनी राय रख ली और साथ ही मार्केट पर भी अपनी राय दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की अगर चाल देखें तो आज भी यहाँ पर गिरावट ही दिख रही है। जिंक अब गिरावट बढ़कर 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। जिंक अब 257 रुपये तक आ चुका है, दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। लेड में भी आधे % से ज़्यादा की गिरावट, एल्युमिनियम भी आधा % कमज़ोर है, कॉपर सपाट है, दिन के निचले स्तरों से हल्की रिकवरी कॉपर में यहाँ पर अब दिख रही है 784 के आसपास। कुणाल जी, बेस मेटल्स में क्या हो रहा है? जिंक में और गिरावट बची है या इस गिरावट के बाद खरीदारी का मौका आपको दिख रहा है? और बाकी मेटल्स पर भी बताइएगा। ओवरऑल यहाँ से स्टेबल होते हुए लग रहा है। ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा करेक्शन देख लिया है, यहाँ से मुझे पुल बैक लग रहा है। जिंक में भी 256 के आसपास आप बाइंग कर सकते हैं, 54 का स्टॉप लॉस रखिए, 260-61 का टारगेट रख सकते हैं। कॉपर भी अराउंड 782 के आसपास बाय कर सकते हैं, 788-89 का टारगेट रख सकते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा पुल बैक का माहौल लग रहा है और कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए, बाइंग करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। ओके, ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पर बाइंग करने की सलाह कुणाल जी की। आप बताइए प्रथमेश जी, बेस मेटल्स में आपकी सलाह क्या है आज? आई थिंक सारे बेस मेटल्स गिरे हैं और फॉलिंग नाइफ जैसी सिचुएशन है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, सेल ऑन रैली करेंगे इसमें हर काउंटर में। और कॉपर में मेरे ख्याल से 785 के आसपास इसको मिले, इसको बेचना चाहिए। 789 का स्टॉप लगाना चाहिए, टारगेट 775 रखने चाहिए। वैसे जिंक में जैसे आपने कहा 257 के आसपास से ट्रेड हो रहा है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे और 5 से 6 रुपए गिरावट की। तो मेरे ख्याल से इसको सेल ऑन रैली करे, अराउंड 2 करंट भाव पे सेल कर सकते हैं और अराउंड 259 का स्टॉप लगाकर नीचे में 5 रुपए के ट्रेड पर्सपेक्टिव में इस पर्टिकुलर ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। ओके, मनोज जी, आपकी राय बेस मेटल्स पर? ओवरऑल बेस मेटल पैक में मेरा मानना है कि यहाँ पे कॉपर बेहतर लगता है, और एलएमई पे एक यहाँ पे सपोर्ट जो है टेक्निकली $8,940 पे नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेवल जो है मार्केट होल्ड भी करती हुई दिख रही है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे डिप्स में बाय कर सकते हैं कॉपर में। एमसीएक्स का जो सितंबर वायदा है 777 के स्तर पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस एक 771 का रखे, ऊपर में 788 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये सलाह आपकी तरफ से, यानी 2 कॉल यहाँ पर बाइक की आ रही है। बाकी प्रथमेश जी को लगता है कि यहाँ पर सेल ऑन रैली के स्ट्रेटजी के साथ अभी काम करना चाहिए। कुणाल जी, कच्चे तेल को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या लग रहा है, कच्चे तेल में और गिरावट बची है क्या? मुझे लग रहा है कि स्टेबल हो जाना चाहिए। यहाँ से 5840 5850 के आसपास लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 100 रुपीज तक का पुल बैक आ सकता है। ऑल द नेगेटिव न्यूज आर मेजरली प्राइस्ड इन, सो मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा एग्रेसिव मंदी करना नहीं बैठ रहा है ये लेवल से। ये तो करंट लेवल पे एग्रेसिव मंदी करने से बचने की सलाह कुणाल जी दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बाजार गिर चुका है, करीब 14-15 महीने के निचले स्तरों पर आ चुका है, और पिछले हफ्ते भर में जो गिरावट आई है उसके बाद अब इस तरह से रिस्क आपके लिए हो गया है। या तो आप दूर रहें, ऑप्शंस के जरिए भी जाए। कोई ऑप्शंस में ट्रेड है क्या प्रथमेश जी आपके पास क्रूड में? क्रूड में फिलहाल कोई ऑप्शंस के ट्रेड नहीं है, बट मेरे ख्याल से क्रूड अभी भी फिलहाल नीचे वीकनेस का जो दौर है अभी भी जारी रहेगा और पॉसिबली 5700 तक एक बार नीचे की गिरावट दिखती है। 5720 आपने टारगेट भी दिया था, और यही लेवल बाकी 2 एक्सपर्ट्स भी इससे पहले बता चुके हैं कि वहाँ उसी आसपास में आपको वापस से री एंट्री खरीदारी की है बारे में सोचना चाहिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो नेचुरल गैस पे बातचीत नहीं हो पाई थी, उस पर बात करेंगे, और फिर एग्री मार्केट का रुख करेंगे। बात नेचुरल गैस की एक बार कर लेते हैं। नेचुरल गैस में आज 1% की नरमी दिख रही है, 180 के नीचे है भाव।
कुणाल जी बताइए, नेचुरल गैस को लेकर क्या यूएस से तो खबर आ रही थी कि वहां पर रिकॉर्ड टेम्परेचर है और उस वजह से कूलिंग डिमांड वहां पर बढ़ने वाली है, ये नियर टर्म शॉर्ट ड्यूरेशन का फंडामेंटल था, लेकिन आगे की चाल आपको एनजी की क्या दिख रही है सर? ये अभी धीरे धीरे जो इन्वेंट्री बिल्ट हुई है उसका लैग है मार्केट में, उसके कारण गैस बढ़ नहीं पा रहा है। बट अभी धीरे धीरे मंदी का जो रुख है वो कम होता जाएगा। अराउंड 175 176 के आसपास आप नेचुरल गैस में धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आगे धीरे धीरे विंटर का जो इन्वेंट्री बिल्ड करने का टाइम है वो आएगा। सो मुझे बहुत ज्यादा मंदी नजर नहीं आ रही है नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में ज़्यादा मंदी नहीं नज़र आ रही है, थोड़ी और गिरावट आने दे, 175 के आसपास आप धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी की सोच सकते हैं। आप बताइए प्रथमेश जी, ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो एनजी का तो वो भी बता दीजिएगा। हाल फिलहाल का ट्रेड है ये 180 का पुट ऑप्शन जो है वो खरीदना चाहिए। 9.5 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। 5.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट 20 रुपए के लिए रखें। ओके, तो पुट खरीदने की सलाह है। ये एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि प्रथमेश जी की कॉल सिर्फ इंट्राडे के लिए देते हैं। 180 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 20 का टारगेट, 5.5 उस प्रीमियम के लिए स्टॉप लॉस आपको बता रहे हैं। रुपए की चाल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि रुपया रिकॉर्ड निचले स्तरों के आसपास है, डॉलर के मुकाबले 84 के बेहद करीब है। कुणाल जी, क्या हो रहा है रुपए में कमजोरी क्यों? क्योंकि FIIs इनफ्लो भी दिख रहा है, क्रूड के दाम भी नीचे आ रहे हैं, क्या उसके बाद भी कमजोर क्यों हो रहा है? I think there can be a lot of factors. You have to analyze the entire trade details. जैसे for example, certain commodity का import बहुत बढ़ गया हो, गोल्ड सिल्वर का है जैसे। So broadly speaking, यहाँ से बहुत ज़्यादा depreciate नहीं लगता है रुपये होने के लिए। मैक्सिमम 40-50 पैसा और उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा मुझे लग रहा है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर रुपये अप्रिशिएट होना चाहिए, और आगे जाके रेट कट, यूएस रेट कट करेगी तो इंडिया में भी रेट कट का नैरेटिव प्ले होना चालू होगा। तो ये रुपये अभी 85 के ऊपर नहीं लग रहा है मुझे। और 1-1.5 रुपया अगर आप 2-3 महीने का व्यू रखते हैं तो 1-1.5-2 रुपये नीचे आने की, अप्रिशिएट होने की जगह ज़्यादा है। मजबूती के चांसेस आपको यहाँ से ज़्यादा दिख रहे हैं रुपए में डॉलर के मुकाबले, लेकिन अभी देखिए करीब 83 रुपये 96-97 पैसे के आसपास डॉलर के मुकाबले है। एग्री मार्केट की तरफ चलते हैं। एग्री मार्केट में सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। 2% की तेजी दिख रही है। लोअर लेवल पर यहाँ पर रिकवरी आई है, 14,000 के पास अब हल्दी आ चुकी है। मनोज जी बताइए, क्या लग रहा है हल्दी में? एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है विश्वमोहन जी। 12,400 तक कीमतें गई थी, वहां से फिर एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। 14,100 14,400 ये एक रेजिस्टेंस जोन है हल्दी के लिए। तो अगर लोअर लेवल पे किसी ने बाइंग कर रखी है तो हमारी सलाह रहेगी कि वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करना चाहिए। ऊपरी लेवल से फिर एक बार यहाँ पे गिरावट कीमतों में देखने को मिल सकती है। तो ऊपर में यहाँ पे मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। लॉन्ग की पोजीशन में ये लेवल पे फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए। ओके, तो करंट लेवल पे फ्रेश एंट्री ना करें। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो उससे निकले, ये मनोज जी कह रहे हैं। हल्दी पर आपका आउटलुक क्या है कुणाल जी? अगर आप देखेंगे हल्दी में मेरा भी मानना ऐसा ही है। यहाँ से एक थोड़ा पुल बैक आ सकता है, प्राइजेस बढ़ सकते हैं, 15,000 15,200 तक जा सकते हैं। बट लंबी तेजी अभी फिलहाल होने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बुआई बहुत अच्छी हुई है। सो लंबी तेजी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। ओके, तो लंबी तेजी नहीं है। रिपोर्ट ये कह रही है कि 35% तक पिछले साल से ज़्यादा सोइंग हुई थी, लेकिन पिछले साल की सोइंग कम, उत्पादन कम भी थे, यील्ड भी कमज़ोर था, तो वो एक बेहतर फैक्टर है सपोर्ट के लिए। चलिए जीरा और धनिया की बात करते हैं। जीरे में आज रिकवरी की कोशिश हो रही थी, लेकिन फिर से अब नीचे आ चुका है। 25,500 के नीचे अब जीरा आ गया है। मनोज जी बताइए, जीरा और धनिया इन दोनों में क्या करें? सुस्ती दिख रही है अब। धनिया में तो बिल्कुल डिमांड नहीं है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कीमतें बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। लेकिन जीरा में एक जरूर मोमेंटम देखने को मिला था, हालांकि ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली है। तो हमारा मानना है कि जीरा अगर यहाँ से और थोड़ा डीप आता है, कहीं भी 25,100 200 की रेंज में, तो वहां पे फिर एक बार फ्रेश जो है एंट्री की जा सकती है। 24,700 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा जीरे के लिए। ऊपर में 26,500 26,800 फिर एक बार शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो वर्तमान लेवल से 200-300 का डिप मिले तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ओके, तो जो करंट लेवल है वहां से थोड़ी गिरावट आने दे, फिर जीरा आप खरीदने की सोच सकते हैं। धनिया अभी अवॉइड करने की सलाह। ग्वारसीड ग्वारगम ये भी लंबी सुस्ती के दौर से गुजर रहा है। क्या लग रहा है मनोज जी, आगे कुछ तेजी, कुछ एक्शन की उम्मीद है?
ये कमोडिटी भी दायरे में है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेस जो है इसमें बनता हुआ दिख रहा है। पिछले काफी सेशन से हम देख रहे हैं कि जो सपोर्ट्स लेवल है 5250 के, वो ग्वारसीड होल्ड करता हुआ आया है। तो यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। जो सितंबर का वायदा है 5280 के आसपास, एक स्टॉप लॉस जो रखना है वो 5220 का रखना है। और हमारा मानना है कि फिर एक बार 5400 तक के जो लक्ष्य है 1 से 2 दिन में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, कपास खली आज मुनाफा वसूली दिख रही है, 3000 के नीचे अब आ चुका है कपास खली। दिसंबर का वायदा और जो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है सितंबर का, वो 3500 के आसपास, यहाँ 2% की गिरावट दिख रही है। मनोज जी, अब आगे क्या होगा? बिल्कुल, यहाँ पे हम पिछले सप्ताह भी जब बात कर रहे थे तो मैंने आपको साफ तौर पर कहा था चैनल पे कि यहाँ पे जो सितंबर और दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है लगभग 20% का डिफरेंस था उसमें, और उसके चलते यहाँ पे मुनाफा वसूली संभावित थी। काफी ओवर स्ट्रेच थे प्राइजेस, तो हमने ऊपर में 3730 तक कीमतों को जाते हुए देखा था। वहां से लगभग 200 की गिरावट आ चुकी है। अभी भी मेरा मानना है कि सितंबर वायदा में और थोड़ा यहाँ पे गिरावट जो है देखने को मिल सकती है, तो बेहतर होगा कि लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट ले। इवन जो दिसंबर का वायदा है वहां भी एक थोड़ा करेक्ट जो होना बाकी है प्राइस को, तो सितंबर की एक्सपायरी के बाद वहां भी थोड़ी नरमी एक बार देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये व्यू है कपास और कपास खली को लेकर। शुक्रिया मनोज जी आपका, प्रथमेश जी आपका, कुणाल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों को गाइड किया नॉन एग्री मार्केट को लेकर भी और एग्री मार्केट को लेकर भी। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इक्विटी वायदा का रुख करेंगे। आज देखिए निफ्टी आज बिल्कुल सुस्ती के मूड में दिख रहा है, लेकिन दबाव दिख रहा है। करीब 20 अंकों की कमजोरी निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी की चाल अगर देखें तो यहाँ भी सपाट कारोबार, 51,450 के आसपास बैंक निफ्टी है। लेकिन वायदा में क्या कुछ हो रहा है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद इफिनो जंक्शन।